हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पहला कंसेप्ट एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा कि एंथैल्पी मतलब क्या। अब अपन वही एंथैल्पी स्टडी करेंगे बट इन अ फेज ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन? फेज ट्रांजिशन। फेज मतलब क्या? देखो, फेज मतलब फिजिकल स्टेट। तो हाउ वन फिजिकल स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फिजिकल स्टेट, ये आज के लेक्चर के अंदर अपने को डिस्कस करने का। इसके अंदर पहला टर्म है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, दैट इज सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो उसमें होने वाला एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन क्या है? देखो, द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 mole of solid is converted into liquid at constant temperature and pressure। ध्यान देने वाली खास वर्ड, फ्यूजन की बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में। कहां पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अनदर वन इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट एवरी एंथैल्पी चेंज, जो आगे भी अपन देखेंगे, हर एंथैल्पी चेंज 1 मोल के लिए होता है। क्या के लिए होता है? 1 मोल। जैसे इधर फ्यूजन हो रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कितना सॉलिड? 1 मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एग्जांपल के तौर पर अपन देख सकते हैं, समझो H2O ले लिया अपन ने इन अ सॉलिड फॉर्म। अगर इसको हीट किया तो अपने को मालूम है ये H2O कन्वर्ट होगा किसमें? लिक्विड में। एंड यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये प्रोसेस अपन कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहां पर कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। हाउ मेनी? 1। तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होंगी उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंबल डेल्टा FUSH। ओके, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू अपने को मिलती है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, दैट इज 6.01 किलो जूल पर मोल। कितनी मिलती है? 6.01 किलो जूल पर मोल। इतनी एंथैल्पी मिलेगी। कंसेप्ट को समझ पा रहे हो? कि देखो, 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे अपन यहां पर वाटर की बात कर रहे हैं, तो हीट क्या करेगा? एब्सॉर्ब। टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड, हीट इज एब्सॉर्ब। सो डेल्टा H इज पॉजिटिव, और वाटर के लिए वो वैल्यू है कितनी? 6.01 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोसेस बैकवर्ड भी हो सकता है। मतलब मैं ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, H2O जो अपने पास फिलहाल लिक्विड फॉर्म में है, उसे आप उल्टा मतलब सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन यही प्रोसीजर अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस में कैरिड आउट किया तो ये एंथैल्पी इधर पॉजिटिव है और ये उसका रिवर्स रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन है। तो यहां पर एंथैल्पी की वैल्यू वही आएगी, लेकिन साइन आएगा कौन सा बेटा? निगेटिव। मतलब प्लस के जगह पे क्या होगा? माइनस। कंसेप्ट को समझो, सॉलिड का लिक्विड हो रहा है तो उसको अपन ने फ्यूजन कहा। अब इधर लिक्विड का सॉलिड हो रहा है, उल्टा प्रोसेस हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और यहां पर होने वाली एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे उसको? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। मतलब फ्यूजन का अपोजिट इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। बोथ हैव अ सेम वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर चेंज, बट साइन मस्ट बी अपोजिट। फ्यूजन ऑलवेज पॉजिटिव, तो फ्रीजिंग ऑलवेज निगेटिव। सेकंड टर्म में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब क्या? व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, उस चेंज को अपन क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वैसा ही थोड़ा सा बदल देखो, the enthalpy change that occurs when 1 mole of liquid is converted into gas at constant temperature and pressure। पहले डेफिनेशन से क्या बदला? सिर्फ फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड था, इसमें लिक्विड टू गैस है। कंडीशन वही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अमाउंट भी वही, कितना? 1 मोल। ओके,
मैटर के फिजिकल स्टेट चेंज हुए, लिक्विड टू गैस जा रहा है, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, H2O इन अ लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू H2O इन अ गैसियस फॉर्म। ओके, तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिंबल में डेल्टा H VAP ऐसा मैं लिख रहा हूं। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग टर्म है, यही प्रोसीजर है, लेकिन जैसे मैंने ये प्रोसीजर कैरिड आउट किया, समझो कहां पर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखा ये गया कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है 40 किलोजूल पर मोल। कितना? 40 किलोजूल पर मोल। और वही अगर सेम प्रोसीजर, मतलब अगेन H2O in a liquid form is converted into H2O in a gaseous form, but at a constant temperature, कितना लिया? 25 डिग्री सेल्सियस। At that time, enthalpy of vaporization is 44 किलोजूल पर मोल। सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? शुरुआती टेम्परेचर ये डिसाइड करेगा कि सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है। तो उसके कन्वर्जन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना है या कम एनर्जी देना है, इट डिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, सो कन्वर्जन के लिए कम एनर्जी की जरूरत है। 25 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है, सो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। ओके, आई होप यू गेट द कंसेप्ट। आप वेपराइजेशन का अगर अपन रिवर्स करते हैं, मतलब इधर लिक्विड टू गैस ऐसा कन्वर्जन हो रहा है, अगर आप गैस टू लिक्विड ऐसा कन्वर्जन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन का रिवर्स मतलब कंडेंसेशन, तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो एंथैल्पी की वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन अपोजिट। जैसे ये वाला रिएक्शन है, दूसरा वाला मैं लिख रहा हूं, H2O इन अ गैसियस फॉर्म is converted into temperature 25 degree Celsius लिया, ओके, H2O in a liquid form। अब रिएक्शन उल्टा हो गया तो एंथैल्पी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ओके, तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 44 के जगह पे आएगा -44 क्या? किलोजूल पर मोल। कंसेप्ट को समझिए, वेपराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा था और कंडेंसेशन में हीट इवॉल्व हो रहा है। एब्जॉर्ब हो रहा था इसीलिए इधर साइन नहीं लिखा मैंने, मतलब कंफर्म क्या है? प्लस। तो इससे उल्टा साइन इधर आ रहा है, मतलब कौन सा साइन आएगा? माइनस। हीट इज एब्जॉर्ब इन वेपराइजेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन अ कंडेंसेशन। तीसरी टर्म है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब क्या है? देखो, द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली इनटू द गैस। एग्जांपल लेते हैं, H2O लिया, कौन से फॉर्म में? सॉलिड, एंड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है H2O कौन से फॉर्म में? गैस। मतलब सॉलिड का डायरेक्ट गैस बनाया जा रहा है। तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस एंथैल्पी चेंज को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। समझ लीजिए कि ये प्रोसीजर अपन कैरिड आउट कर रहे एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा गया कि यहां का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आता है 51.08 किलोजूल पर मोल। ओके, फिर मैंने साइन नहीं दिया, मतलब कौन सा साइन है? पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड का गैस में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब। ओके, अब सॉलिड का तो पहले लिक्विड बनना चाहिए, फिर लिक्विड का क्या बनना चाहिए? गैस। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है ये सम है किसका? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट।
मतलब whether reaction takes place in single step or two step, enthalpy always remains constant because it is a state function. अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं अपन। जैसे देखो H2O सॉलिड से बन गया, समझो पहले H2O कौन से फॉर्म में, लिक्विड। क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो फ्यूजन का एंथैल्पी कितना था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू कितना अपन ने लिखा था 6.01 क्या रे बेटा, किलो जूल पर मोल। सॉलिड का लिक्विड हीट इज एब्जॉर्ब, सो डेल्टा H इज पॉजिटिव। फिर H2O कौन से फॉर्म में, लिक्विड, ये कन्वर्ट हो रहा है कौन से फॉर्म में, गैस। ओके, इधर जो एंथैल्पी चेंज है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपन ने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 40 किलो जूल, और 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 44 किलो जूल। लेकिन यहां पर ये प्रोसीजर किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पर, 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और ज्यादा हीट की जरूरत है, दैट हीट इज नथिंग बट द 45 किलो जूल पर मोल। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो ये आ जाएगा 51.08 किलो जूल पर मोल। दिस प्रूव दैट enthalpy of sublimation is the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Enthalpy का अगला सेक्शन है enthalpy of atomic and molecular changes. Okay? तो एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से एंथैल्पी चेंजेस होते हैं इसके बारे में अपने को डिस्कशन करने का। जैसे अपन एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में 3 टाइप देखे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। वैसे इधर भी फिर से 3 ही टाइप है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टाइप है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या देखो, द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स बाय रिमूवल ऑफ an electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, enthalpy change है, but कहाँ का, by removal of an electron, single electron remove करने का from 1 mole of gaseous atom, so that atom is converted into cation। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ एटम से तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैटायन में। और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एग्जांपल के तौर पर अपन कॉमन एग्जांपल लेते हैं, काय का, सोडियम का। सोडियम इज अ मेटल, वेल नोन मेटल, बट ये सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड में नहीं बोला आपने को, किस में बोला है, गैसियस फॉर्म में लेने का। तो सोडियम अगर अपन ने गैसियस फॉर्म में लिया 1 मोल सोडियम और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल ही क्यों रिमूव होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये रिमूव कर दिया तो यहां पर बनेगा क्या रे बेटा, Na+। ओके, तो ये गैसियस एटम कन्वर्ट हो गया गैसियस कैटायन में। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या बोल रहा हूं मैं, रिक्वायर्ड एनर्जी, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सिंबल देंगे डेल्टा ION इज इक्वल टू, अब इधर पॉजिटिव साइन, बिकॉज मैंने कहा रिक्वायर्ड। जैसे सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 494, कितना होता है, 494, और ये भी पर मोल है, सो वी कैन राइट हियर किलो जूल पर मोल। इतना एंथैल्पी होगा किलो जूल पर मोल के साथ, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सोडियम। ये कंसेप्ट आप 11 के सिलेबस में अंडर द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, या वहां पर अपन बोलते थे इसको आयोनाइजेशन
पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके फिर सब टाइप होते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये डिपेंड होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा रिमूव हो रहा है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा रिमूव हो रहा है तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन से अगर आप उल्टा प्रोसीजर कंसिडर करते हैं, उसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं पीरियोडिक टेबल की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ और एक टर्म आपने उधर देखा था, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एग्जैक्टली रिवर्स होता है किससे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। मतलब उधर क्या आएगा, द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ओके, इधर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उधर क्या होगा, ऐड होगा। एक मोल ही सब्सटेंस आएगा, सिर्फ इधर रिमूवल है तो उधर क्या होगा, एडिशन। तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन का अगर सिंगल एटम लिया और उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उधर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स क्या बेटा, Cl माइनस। आयोनाइजेशन में एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एटम इज कन्वर्टेड इनटू आयन। ओके, तो इधर जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका साइन आएगा माइनस क्लोरीन के लिए, और उसकी वैल्यू होती है 349 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू जो होती है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिक्स होती है, ये लर्न करना पड़ता है कि कौन से एलिमेंट में कितना वैल्यू आप देंगे। सेकंड टर्म है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या है, द एंथैल्पी चेंज दैट occurs by dissociation of 1 mole of gaseous substance into atoms। क्या करने का, डिसोसिएशन करने का, किसका, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस into atoms। मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल पूरी तरह से उसके अंदर के पूरे बॉन्ड ब्रेक कर देने के, और उसके लिए मिनिमम जितना एनर्जी लगेगा उसको बोलने का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, मतलब Cl2 कौन से फॉर्म में, गैस। मालूम है अपने को इधर क्लोरीन में एक सिंगल बॉन्ड है, उसे ब्रेक कर दिया तो इधर क्या मिलेगा, Cl प्लस Cl। कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके लिए सिंबल देते हैं डेल्टा, एटमाइजेशन, एटम लिखते हैं सिर्फ H इज इक्वल टू, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है मतलब हीट क्या होगा, एब्सॉर्ब, तो साइन आएगा पॉजिटिव। इधर 242 किलो जूल पर मोल। मैं फिर कहूंगा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल जिसका आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। क्लोरीन के लिए इतना एनर्जी चाहिए। क्लोरीन के अंदर तो एक ही बॉन्ड था, और एक एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन, इसके अंदर 4 CH बॉन्ड है, तो चारों के चारों CH बॉन्ड ब्रेक किए तो इधर मिलेगा एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पर जो एंथैल्पी चाहिए उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मीथेन के लिए इसकी वैल्यू है 1600 किलो जूल पर मोल। ओके, फिर भी यहां पर साइन आएगा कौन सा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज एब्सॉर्ब। थर्ड एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो मालूम है, when solute is added in a solvent the mixture is called as a solution। तो देखो, the enthalpy change that occurs by dissolving 1 mole of substance in specified amount of solvent। 1 मोल सब्सटेंस मतलब सोल्यूट
डिसॉल्व किया स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और एक खास बात, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, इन दोनों में भी अपन ने कहा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दैट प्रोसेस। अब यहां पर ऐसा है कि जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो हीट में भी इवॉल्व और एब्सॉर्ब। मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव आते हैं, लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ substance that is solute that we want to dissolve and nature of solvent that is substance in which it is dissolved, उन दोनों के ऊपर डिपेंड है। एग्जांपल देखते हैं, समझो अपन ने NaCl that is salt डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, AQ मतलब वाटर, तो यहां पर अपने को मिल जाएगा NaCl कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म। तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसके लिए सिंबल देंगे डेल्टा SOL दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू प्लस में होती है और वो होती है 4 किलोजूल पर मोल। एक मोल डिसॉल्व किया, कौन डिसॉल्व किया, NaCl, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 4 किलोजूल पर मोल। कितना है, 4 किलोजूल पर मोल। अब ये NaCl का वैल्यू हुआ, अब हर सब्सटेंस का वैल्यू अलग अलग आएगा। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट चेंज हुआ तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज होगी, इट में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर अपन ने कहा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, कितना स्पेसिफिक। अगर आप बोलते हो कि यहां पर आपने इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, कैसा, इन्फिनाइट मतलब इन अ लार्जर क्वांटिटी। ओके, तो अगर आप इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, मतलब ज्यादा सॉल्वेंट लेते हो, तो वहां पर भी एक एंथैल्पी चेंज होगा, वो भी सॉल्यूशन का एंथैल्पी, लेकिन उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ना बोलते हुए उसको एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोलेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर आपने सॉल्वेंट कितना लिया है, इन्फिनाइट मतलब लार्जर क्वांटिटी, कितना भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम सॉल्वेंट आपने लिया है, तो वहां पर हाईएस्ट एंथैल्पी चेंज हो सकता है। ओके, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। छोटा सा और आखिरी पॉइंट इसी का ही कंसेप्ट क्या बता रहा है कि अगर आप आयोनिक सब्सटेंस लेते हो और उसको डिसॉल्व करते हो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो आयोनिक सब्सटेंस का डिसॉल्यूशन 2 स्टेप में होगा। कैसे, समझो मैंने एक आयोनिक सब्सटेंस लिया, कौन, MX, तो पहले इसका आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा, आयोनाइजेशन मतलब दैट सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू आयंस, जैसे MX, तो ये आयोनाइजेशन के बाद क्या देगा, X माइनस, और इधर क्या आएगा बेटा, M प्लस। ओके, एंड इसके लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। कंसेप्ट को समझिए, आयोनिक सब्सटेंस अपन ने डाला तो पहले उसके आयंस बनेंगे, और आयंस बनाने के लिए M और X को सेपरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसलिए साइन कौन सा दिया, पॉजिटिव, तो उस एनर्जी को अपन बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ओके, और एक बार अगर ये आयंस बन गए तो फिर ये आयंस कंबाइन होंगी, किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब M प्लस कंबाइन विथ H2O। अब ये कैटायन है, लेकिन आपने को मालूम है वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन दोनों में एफिनिटी होगी, और इधर बनेगा MH2O, फिर इसके ऊपर साइन देंगे, कौन सा, प्लस। ओके, या X माइनस भी है, तो ये भी अगर वाटर के साथ गया तो इधर ये माइनस है तो जरूरत है कि ये प्लस की, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब दैट X माइनस इज आल्सो सराउंडेड बाय, क्या रे बेटा, वाटर, ब्रैकेट पे चार्ज देंगे, कौन सा, माइनस। कंसेप्ट को समझो,
आयोनिक सब्सटेंस पहले कैटायन और अनायन में कन्वर्ट होगा, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। ओके, और फिर वो आयंस कंबाइन होंगे किसके साथ? वाटर के साथ। ओके, और फिर यहां पर बनेगा हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ओके, तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी चेंज को बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सा एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि इधर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन इधर वाटर में और इस आयन में बॉन्ड मेकिंग है, और मेकिंग में हीट क्या होता है? इवॉल्व। मतलब इसको साइन कौन सा आएगा? माइनस। इन सिंपल सॉल्यूशन एंथैल्पी इन दोनों का समेशन होगा, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी, और उनमें से क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन अभी अभी अपन ने देखा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अगर ये दोनों है तो इसको कौन सा साइन है? पॉजिटिव। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी को कौन सा साइन है? निगेटिव। मतलब माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, इधर हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी एक्चुअल में साइन पुट अप करने के बाद अपने को समझ में आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस है। अब डिफरेंस है मतलब ये जीरो भी आ सकता है, मतलब ये पॉजिटिव भी आ सकता है, मतलब ये निगेटिव भी आ सकता है। जीरो कब आएगा? जब लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी इक्वल होंगे। पॉजिटिव कब आएगा? जब लैटिस एंथैल्पी बड़ा होगा, किससे? हाइड्रेशन एंथैल्पी से। निगेटिव कब आएगा? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी बड़ा होगा, किससे? लैटिस एंथैल्पी से। जहां पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो आता है, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन। बहुत रेयर केस में मिलने वाला सॉल्यूशन है जहां पर लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी इक्वल। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ आइडियल सॉल्यूशन। इधर पॉजिटिव आया मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, निगेटिव आया मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर? इस तरह से आज का लेक्चर खत्म। आज के लेक्चर के अंदर अपन ने देखा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, उसमें अपन ने 3 टाइप पढ़े, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर अपन ने देखा एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस, उसमें भी 3 टाइप देखे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट video.